हेलो एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कट टू कट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। जी मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आज हम आगे हैं एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड लेके कट टू कट की, क्योंकि आज हम जिस ड्रामा के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है परीज़ाद, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक ड्रामा है पाकिस्तानी टेलीविज़न का। इस ड्रामा को आए हुए कुछ टाइम हो गया है, लेकिन मैं मोमना से पूछना चाहूँगी कि आखिर हमने क्यों सोचा कि हमें इस ड्रामे पर रिव्यू करना चाहिए। यार हमने यही डिस्कस किया था कि यार परिज़ाद जब हमने पहले भी देखा था, ऑफ कोर्स ये 2021 में आया था। हमें तभी ये ड्रामा बहुत अच्छा लगा था, ऑब्वियसली काफ़ी पॉपुलर भी गया था थैंकफुली। वरना अक्सर इस तरह के ड्रामाज जो हैं वो अननोटिस चले जाते हैं, मगर बहुत लोगों को पसंद है और ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं इसका बहुत ज़्यादा कल्चरल इम्पैक्ट भी था थैंकफुली। और हमने सोचा कि दोबारा से इसको रिविज़िट हम लोग करें, दोबारा देखें, और हमने जितना इन्जॉय इसको फर्स्ट व्यू में किया था एज नॉर्मल ऑडियंस, और इस दफ़ा हमने ज़रा क्रिटिकल नज़रों से इसको देखा, फिर भी हमने इतना इन्जॉय किया, विच मीन्स कि ट्रूली एक क्लासिक और मास्टरपीस ड्रामा बनाया गया है। तो आई थिंक इसी के साथ हम थोड़ी सी प्लॉट समरी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, व्हाट इज़ परिज़ाद अबाउट। तो इन शॉर्ट मैं ये बता सकती हूँ कि परिज़ाद इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय नेम्ड परिज़ाद, जो कि कन्वेंशनली आप कह सकते हैं इतना खूबसूरत नहीं है, क्योंकि ही हैज़ डार्क स्किन, तो उस वजह से उसको पूरी ज़िंदगी बुलिंग का सामना करना पड़ता है। और जैसे जैसे फिर स्टोरी खुलती है कि वो बहुत सारे मुख्तलिफ किरदारों से अपनी ज़िंदगी में मिलता है, रैग्स टू रिचेस स्टोरी आप कह सकते हो ये है। और क्या वो चेंज होता है या नहीं होता है थ्रू आउट हिज जर्नी, उनके पहले वो दिखाया गया इज़ अ वेरी काइंड हार्टेड एंड अ प्योर सोल। फिर एज ही गेट्स रिचेस, तो हम देखते हैं कि अच्छा यार क्या वो करप्ट हुआ कि नहीं हुआ, उसने कितने लोगों को इम्पैक्ट किया और कितने लोगों ने उसको इम्पैक्ट किया। तो हम कह सकते हैं बड़ी अच्छी हीरोज़ जर्नी की सूरत में हमें ये ड्रामा मिला है, जिसको हमने बहुत इन्जॉय किया। तो आई थिंक इसी के साथ हम ज़रा क्रेडिट्स की बात करते हैं कि किसने ये मास्टरपीस बनाया और कौन कौन इसमें शामिल है। बिल्कुल। आई थिंक सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ये बताना ज़रूरी है कि ये ड्रामा जो है वो एक नॉवल बेस्ड ड्रामा है, जो कि हमारे पाकिस्तान के बहुत से अच्छे ड्रामास यूजुअली नॉवेल्स पे बेस्ड होते हैं। और ये नॉवल जो है उसका भी नाम परीज़ाद था और वो आया था 2014 में। तो आप एक तरह कह सकते हो कि इस ड्रामा को ट्रूली इस कहानी को 10 साल हो गए हैं इस दुनिया में आए हुए। तो एक बहुत ही वो भी इंटरेस्टिंग बात है। और ऑफ कोर्स जो नॉवल है वो भी लिखा है हाशिम नदीम ने, और ड्रामे का स्क्रीन प्ले भी उन्होंने लिखा है। और ये हम टीवी का ड्रामा है और इसको डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। और ऑफ कोर्स इसमें एक बहुत लंबी कास्ट है, स्टारिंग ऑफ कोर्स अहमद अली अकबर, यमुना जैदी, नुमान एजाज, उर्वा हुसैन, मशल खान, साबूर अली एंड उशना शाह। और उसके अलावा भी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उनके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता बात करते जाएंगे जैसे जैसे वो कैरेक्टर्स के बारे में बात होगी। तो आई थिंक इसके साथ ऑफ कोर्स सबसे पहले तो बढ़ते हैं थीम्स के बारे में, बिकॉज आई थिंक इस ड्रामा में बहुत सारी थीम्स को जो है टच अपॉन किया है और बहुत सी रेलिवेंट थीम्स हैं जिसके बारे में ऑफ कोर्स बात होना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक मोमना, लेट्स स्टार्ट विद यू फर्स्ट। बिल्कुल, आई थिंक सबसे मेजर थीम तो हम कह सकते हैं इस ड्रामा की है, वो है ब्यूटी। ठीक है, इनर ब्यूटी, आउटर ब्यूटी, दोनों के बारे में इसमें बहुत जिक्र किया गया और पूरी थ्रू आउट द स्टोरी एक बहुत मेजर थीम रही है। सबसे पहले बात ऑब्वियसली प्रिंसिपल कैरेक्टर आपका परिज़ाद, उसका डिलेमा ही उसकी बेसिकली खूबसूरती है कि ही इज़ नॉट ब्यूटीफुल बाय सोसाइटल स्टैंडर्ड्स, उस वजह से उसको काफ़ी स्क्रूटनी भी सारी ज़िंदगी बर्दाश्त करनी पड़ती है। और उसमें जो डायलॉग्स हैं उसके ज़रिए, किरदारों के ज़रिए जैसे जैसे आगे कहानी भी बढ़ती है, बहुत एम्फोसिस है कि लोग बाहरी खूबसूरती को सिर्फ भांपते हैं, लोग देखते नहीं है कि आपका अच्छा अंदर का किरदार कितना खूबसूरत है कि नहीं। और इसमें ना कैरेक्टर्स के ज़रिए भी बताया गया, ऑब्वियसली परिज़ाद हु इज़ नॉट कन्वेंशनली ब्यूटीफुल भी, बट ही हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पर्सनैलिटी। लेकिन जो बाकी कैरेक्टर्स अगर वो कन्वेंशनली खूबसूरत हैं, उन पर दुनिया मरती है, मगर दे आर वेरी रॉटन इनसाइड। तो आप कह सकते हो इसमें उन चीज़ों का काफ़ी एम्फोसिस है। और आई थिंक इसी के साथ बड़ा जुड़ा हुआ इसके साथ ना हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी भी है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि हिपोक्रेसी की भी बहुत ज़बरदस्त थीम है जो कि इसको यूज़ किया गया है। मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स के अंदर आप जगह जगह ये देखते हो कि वाकई मतलब परिज़ाद का कैरेक्टर जिस तरह डिफरेंट लोगों से मिलता चला जाता है, तो वही ज़माने के ठोकरें उसको खानी पड़ती हैं और हिपोक्रेसी में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है। लेकिन सबसे ज़्यादा आई थिंक इसका एम्फोसिस ना नाहीद के साथ जो उसका ट्रैक था ना, उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। जिस तरह से ऑफ कोर्स आप कहीं ना कहीं कह सकते हो कि भी नाहीद और उसकी फैमिली और इवन माजिद साहब भी जो होते हैं, जो बाद में उससे शादी कर लेते हैं, मतलब इनका एक बहुत एक ज़ाहिरी इमेज होता है कि जी बड़े ही शरीफ, बड़े ही जी पढ़े लिखे और बड़े सुलझे हुए लोग हैं। बाहर से ऑफ कोर्स नाहीद जो है वो बहुत खूबसूरत भी होती है और सब चीज़ें, लेकिन ऑफ कोर्स अंदर से पर्सनैलिटी बिल्कुल डिफरेंट तरह की।
और शक भी करते हैं और किसी पे गलत इल्ज़ाम लगा के ज़िंदगी में आगे बढ़ गए और इस तरह का सारा उसका जिस तरह होता है। और बाद में भी वही बात है, जब वो वापस भी आती है तब भी ज़ाहिर है हिपोक्रेसी उसकी वहाँ पे भी एग्जिस्ट करती है। तो मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि मतलब गाने के जो इसके ओएसटी है उसके लिरिक्स में भी मतलब इस तरह से एक लाइन है, मैंने यहाँ लिखी हुई थी, जिस्म तो गुलाबी हैं और दिल से काले हैं। मतलब आई नो मैंने बहुत ही नॉन पोएटिक वे में डिलीवर की है ये लाइन लेकिन मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग मुझे ये चीज़ लगी थी कि मतलब ओएसटी में भी ये बात मेंशन की हुई है, तो डेफिनेटली ये ड्रामे की बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। बिल्कुल। और इसी के साथ जो तुम बात कर रही हो ना, हिपोक्रेसी और अपीयरेंसेस, अब इसमें हमें दिखाया गया कि अच्छा, जो इनर ब्यूटी है ना परिज़ाद की, वो इसी में है कि ही इज़ नॉट अ हिपोक्रेट। वो अंदर से जैसा है वो बाहर से भी वैसा ही लोगों के साथ डील करता है। और इसमें बहुत सारे किरदार स्पेशली जब उसको पावर मिल जाती है तो हम देखते हैं कैसे लोगों का रवैया उसकी तरफ बिल्कुल बदल जाता है, लेकिन वो भी इसलिए क्योंकि वो उसकी पावर से अट्रैक्टेड है। परिज़ाद तो वही है ना। तो इसमें आपको दिखाया गया, लेकिन देयर आर सर्टेन कैरेक्टर्स जो कि इस तरह के नहीं हैं, जो शुरू में लेट से थोड़े से परिज़ाद की टांग वगैरह खींचते हैं, इसमें शौकी भाई जिस तरह से होते हैं, लेकिन बाद में वो उसकी लॉयल्टी वो गेन कर लेता है। तो लॉयल्टी भी जो है ना, वो भी एक बहुत मेजर थीम है इसमें, क्योंकि परिज़ाद का कैरेक्टर भी आप कह सकते हैं उसके अंदर लॉयल्टी भरपूर है। जिस तरह से उसका रिलेशन अपनी बहन के साथ है, अपने फ्रेंड जिस तरह नासास के साथ एक उसका रिश्ता होता है, और भी कैसे जिसको उसने अगर कोई ज़ुबान दी है, वादा किया है, तो उसको है कि नहीं यार, आई वांट टू बेसिकली फुलफिल दैट प्रॉमिस। तो ये जो सब चीज़ें उसके अंदर हैं, और उसकी ये लॉयल्टी की वजह से ही उसको इतना बड़ा रिवॉर्ड मिलता है जब वो डॉन के साथ काम करने लग जाता है, कि उसकी एक तरह ज़िंदगी बदल गई। तो आप कह सकते हो कि उसके अंदर ना इस चीज़ की एक तरह से अच्छा एक कह सकते हैं एक तरह अच्छा मैसेज भी है। आप उससे इंस्पायर भी हो सकते हो कि अच्छा नहीं, इन द एंड दीज थिंग्स मैटर, दीज आर द वर्चूज, जिससे ज़िंदगी में शायद आपका कोई तकदीर भी बदल सकती है आपकी। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और आई थिंक इसी साथ जिस हम बहन की बात कर रहे हैं, उसके साथ आई थिंक बहुत मेजर है लॉयल्टी वाली थीम। तो उसकी बहन के ज़रिए ना इन्होंने एक और थीम भी फ्लैश आउट की, विच इज़ पैट्रियार्की, जिसमें विमेन और हाँ, ट्रांस कैरेक्टर्स का भी, जो उन्होंने थर्ड जेंडर का भी सारा किया, तो वो भी बड़ा इंट्रिकेट वे में उन्होंने उसके साथ डील किया था। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। और मुझे ये बात बहुत यूनिक लगी थी एक्चुअली परिज़ाद की स्क्रिप्ट के बारे में। मतलब क्योंकि यूजुअली जब हम पेट्रियार्की वगैरह की बात करते हैं हमारे ड्रामाज में भी, जब इस तरह के टॉपिक्स पे अगर टच अपॉन कभी वो करें, तो यूजुअली ना वो औरतों के मसाइल और उन चीज़ों के इर्द गिर्द ही ज़्यादा टॉपिक्स रहते हैं, जो कि ऑफकोर्स बहुत रेलिवेंट बात है। मगर मुझे बहुत अच्छी लगी थी बात कि इस ड्रामा में मतलब पेट्रियार्की के इफेक्ट दूसरे जेंडर्स पे भी किस तरह पड़ते हैं ना, उसके बारे में बात की गई है। ऑफकोर्स वी हैव एक की कैरेक्टर होता है बबली का, उसके अंदर भी ज़ाहिर है सबका था, लेकिन जैसा गुरु का कैरेक्टर एक बाद में आता है, तो वो भी जिस तरह बताता है कि मैंने एज अ ट्रांसजेंडर किस तरह स्ट्रगल किया है सोसाइटी में। लेकिन इसके साथ साथ मतलब यहाँ तक भी चलो हम बहुत सारे ड्रामाज में इस तरह की ये कहानियाँ फिर भी गाए बगाए देख लेते हैं। मगर जो बबली के कैरेक्टर के थ्रू इन्होंने थोड़ा जेंडर आइडेंटिटी के ऊपर भी मतलब टच अपॉन किया ना, कि किस तरह से जो लोग जेंडर आइडेंटिटी के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं उनको किस तरह पेट्रियार्कल सोसाइटी इफेक्ट कर रही है, उनकी क्या स्ट्रगल्स हैं। मैं समझती हूँ ये बहुत ही ब्रेव बात थी जो इस ड्रामा में उन्होंने टच अपॉन की। और अगेन जैसा तुमने भी बात की कि बहुत अच्छे से सेंसिटिवली उस चीज़ को हैंडल किया, कि आप वाकई कहते हो कि यार मतलब सोचने पे आपको मजबूर कर देती है वो चीज़, बहुत ही ज़बरदस्त। नहीं वाकई, और तुम देखो कि कितना ये एक तरह से ब्रेव, जिस तरह तुमने बिल्कुल सही वर्ड यूज़ किया, ब्रेव टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न लेबल्स, कंफ्यूजिंग लेबल्स, उन्होंने ऑडियंस के एतबार से उस चीज़ों को बहुत नफासत से बड़ी सेंसिटिवली उस चीज़ को उन्होंने डील किया। और उसमें बहुत बड़ी रीज़न वर्ड्स है, डायलॉग्स हैं। डायलॉग्स तो खैर बहुत ही खतरनाक डायलॉग्स है परिज़ाद के, मतलब एक से एक बढ़ के सही बात है। व्हाट्सएप स्टेटस वर्दी डायलॉग्स परिज़ाद में लिखे गए हैं, और उसमें मतलब हर तरह की थीम जो हमने सारी अभी बताई भी, उन सबको लेके कोई एक ऐसी नगेट ऑफ थॉट है जो बंदे के साथ स्टे कर जाती है कि यार ये कितना ज़बरदस्त लिखा गया है। नहीं बिल्कुल। और इसके साथ मैं ये भी बात कहूँगी कि मतलब पेट्रियार्की की थीम ऑफ कोर्स इस एंगल से भी दिखाई है, लेकिन एट द सेम टाइम बहन के कैरेक्टर में ऑफ कोर्स हम पहले बात कर रहे थे कि उसके जो सारे मसले थे, कि ज़ाहिर है उसको भी भाई जो थे बाकी वो कहते थे अच्छा बस ठीक है जल्दी से इसकी शादी करो ताकि हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो। बाद में जब उसको फाइनेंशियल नीड होती है तो अपना हिस्सा मांगती है इनहेरिटेंस में, वो कहते हैं नहीं जी बस शादी कर दी बात ख़त्म हो गई, जो कि गलत बात है, ऐसा नहीं होता। राइट, तो वहाँ पे भी वो चीज़ उन्होंने टच अपॉन की। फिर सिमिलरली नाहिद के कैरेक्टर में भी टच अपॉन की कि जब बाद में उसकी शादी के बाद उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ा होता है क्योंकि उसकी बेटियां पैदा हो जाती हैं, एक्सपेक्टेशन ऑफ कोर्स माजिद साहब की तरफ से होती है जी बेटा पैदा हो, तो वो वाली सारी जो चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत इन्होंने ना छोटी 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 चीज़ें उसमें डाली हुई थी। और परिजाद और नासाज के कैरेक्टर के थ्रू भी बहुत इस पर कॉमेंट्री है कि एक औरत की ज़िंदगी पे क्या मतलब इफ़ेक्ट है, मुआशरा किस तरह से उसको देखता है।
बहुत ज़बरदस्त था। इवन लुबना के कैरेक्टर में भी कहूँगी कि वो राइट टच राइट ऑन किया नहीं नहीं उन्होंने, बिल्कुल बहुत है। ज़बरदस्त। और तुम देखो खाली परिजात को नहीं कि अगर वो आपका प्रिंसिपल कैरेक्टर है या उसको नहीं खाली ऐसे डायलॉग्स दिए कि अच्छा जी अब परिजात को लेसन देने लगा, ऐसा नहीं है। हर कैरेक्टर को ना इन्होंने इस तरह के अच्छे अच्छे डायलॉग्स दिए हैं कि अच्छा उनको अगर इस तरह का कोई डिलेमा है तो वो लोग उसमें कोई प्यारी सी बात कर जाएंगे, विच इज़ ग्रेट। और आई थिंक ये एक रीज़न है कि हम कह सकते हैं काइंड ऑफ कि जो लव फॉर लैंग्वेज है ना ये भी इसकी थीम है। क्योंकि तुम सोचो कि एंड में स्पेशली बिल्कुल उन्होंने उर्दू का जो एक एम्फोसिस है कि अच्छा उर्दू हमारी कितनी खूबसूरत ज़बान है लेकिन हम लोग अंग्रेज़ी को तरजीह देते हैं। और फिर परिजात ऑब्वियसली पोइट्री भी करता है, उसमें भी वो सारी उर्दू से रिलेटेड और इस तरह के जो डायलॉग्स हैं इट शोज़ कि इवन जो लोग बना भी रहे थे ना, राइटर डायरेक्टर एवरीबडी दैट वाज इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ परिजात, मतलब उन सबको भी कितना मोहब्बत होगी इस ज़बान से और इस सब चीज़ों में। और परिजात की वो जो कह सकते हैं ना कि उसकी जो खूबसूरती है ना उसके अल्फाज हैं, ठीक है, जिस तरह से उसके अंदर ये सब वर्चूज़ तो उसकी जो भी लॉयल्टी और ये सेल्फलेसनेस ये सब चीज़ें तो हैं, मगर जिस तरह से वो इन चीज़ों को बयान करता है, उसका जो टैलेंट है पोइट्री का, ये भी उसके अंदर चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा जिस तरह परिजात कहता भी है कि जी उर्दू तो घूंट घूंट पीनी पड़ती है, उर्दू को दिल में उतारना पड़ता है। मैंने कहा आयशा ये सुन के तो ना मुझे हुआ कि हमें जो शर्मिंदगी हुई कि हमें तो उर्दू उर्दू इतनी हमारी बुरी है क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग ज़रा कैजुअल फोक्स हैं और यूजुअली ड्रामाज में भी जो हमारे होते हैं उसमें भी कैजुअल उर्दू इस्तेमाल की जाती है। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि हमारे पास कोई ऐसा ड्रामा है जिसने उर्दू की ब्यूटी को भी इसमें बताया गया हो, ठीक है ना, वो बहुत कम होता है। तो इस स्पेशली वो जो एक वर्ड था हम उस पर रिसर्च भी कर रहे थे और हमने जब परिजात की कैरेक्टर स्पॉटलाइट भी की थी उसमें मेजर ट्रेट उसका ज़र्फ, वो कितना खूबसूरत है अल्फाज। मैं बल्कि एक और बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जहाँ तो मतलब आप लव फॉर द लैंग्वेज आप लेकर आ रहे हो ना, आप अच्छी उर्दू सुनते हो मगर फॉर सम रीज़न ना परिज़ात प्रिटेंशियस नहीं लगता आपको। एक होता नहीं है ना कि अच्छा बस आप अब बहुत आप ऐसी अच्छी अच्छी उर्दू बोल रहे हो लेकिन प्रिटेंशियस साउंड कर रहे हो थोड़ा सा, वो भी एंगल नहीं है। मतलब क्योंकि जैसा कुछ किरदार है, जैसा बबली का कैरेक्टर है आपका, जैसा शौकी भाई का कैरेक्टर है, उनकी लिंगो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल राइट। मगर जो आप थोड़े से ज़रा पढ़े लिखे किस्म के कैरेक्टर्स दिखा रहे हो, फॉर जैसा परिजाद हो गया, नाहीद जिस तरह उसका एक बड़ा स्पेसिफिक तरीका है बात करने का, बाकी भी इस तरह कैरेक्टर्स नासाज वगैरह, उनकी उर्दू डिफरेंट है। तो ये भी बहुत अच्छी बात थी कि अब ये नहीं कि अच्छा अभी क्योंकि हम ड्रामा एक पोएट पे बना रहे हैं तो जी सभी यहाँ पे अच्छी उर्दू बोलते होंगे, तो ये बहुत अच्छा नुआंस है इसमें। नहीं बिल्कुल। और इन्होंने ना जो अल्फाज है ना उनको आइडेंटिटी के साथ बड़ा अच्छा जोड़ा है। वो जो नासाज होता है वो कहता है कि इंसान का पहला तारुफ हाँ उसकी बाहरी खूबसूरती हो सकती है लेकिन उसका असल तारुफ उसके अल्फाज है। तो इसमें ना आइडेंटिटी की भी मुझे लगता है बहुत मेजर थीम है। इवन देखो ना कि जैसे हम बबली के कैरेक्टर को लेकर, जैसे मैं पहले जेंडर आइडेंटिटी की बात करी थी वो था, फिर इसी तरह से मतलब कहीं ना कहीं हर कैरेक्टर ही आप कह सकते हो ना कि जैसा नाहीद भी है, राइट, तो वो भी उसकी भी आइडेंटिटी उसने एसोसिएट इसी से की है कि अच्छा हाँ ठीक है मैं खूबसूरत हूँ जी, मुझे माजिद पसंद करते हैं, मेरा वो सब बिल्कुल है। लेकिन बाद में जब वो सब खत्म हो गया, परिजात को वापस आती है, तो वो यही कहते हैं ना कि आप मतलब बहुत नायाब हैं, आपको अंदाज़ा नहीं है, आप अपनी इस चीज़ से मतलब अपनी वर्थ इससे एसोसिएट ना करें। सिमिलरली ऑफ कोर्स परिजात का तो पूरा कैरेक्टर ही इस पे डिपेंड करता है ना कि अच्छा आखिर उसकी आइडेंटिटी है क्या, मतलब क्योंकि सब उसका नाम का मजाक उड़ाते हैं उसकी सूरत के मतलब कंट्रास्ट में कि जी वो कन्वेंशनली खूबसूरत नहीं है लेकिन नाम जिसका परिजात है। फिर अच्छा जी अल्फाज में अपनी आइडेंटिटी ढूंढी, फिर वो नहीं हुआ तो जी फिर दौलत में ढूंढी, फिर दौलत पाने के बाद अपने मकसद में ढूंढी। मतलब खूबसूरत ऑफ कोर्स। अब ये सारी जो डिस्कशन है मतलब जर्नी की परिजात की, तो हम कैरेक्टर स्पॉटलाइट में डिस्कस करेंगे, लेकिन मतलब ये वाली चीज़ है कि उसके थ्रू ये जो आइडेंटिटी की थीम की तुम बात करी थी, ये बहुत खूबसूरती से दिखाई गई है इस ड्रामा में। नहीं। और मुझे बिल्कुल तुम सही कह रही हो कि मुझे ना ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि एक तो अव्वल तो सेल्फ डिस्कवरी पे हमारे इतने ड्रामाज हैं कोई कि जिसमें ये थीम हो। और अगर वो होती भी है ना तो वो बहुत विशी वॉशी सुपरफिशियल वे में कैसे सडनली बस टॉक्सिक पॉजिटिविटी की तरफ चले जाए। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि उन्होंने ना वो नहीं किया, विच शोज़ कि ये ना गुड राइटिंग है कि उन्होंने उस चीज़ को ना ये नहीं कहता जी सडनली बस एक इंसान अब निकला है तो भारी भारी अल्फाज बोलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आइडेंटिटी के अंदर ना उन्होंने फिर उसको कितना अच्छे से बुना है कि अच्छा जब वो पहाड़ों में गया है, नेचर में गया है, तो वहाँ पे जब उसको अपना आप इतना छोटा लगा कि अच्छा यार इन पर्वतों के आगे या इस खूबसूरती के आगे शोर गुल से आगे जब आप जाते हो आप अपने आप को फाइंड करते हो, हम शायद हम लोग कुछ भी नहीं और वो कुछ ना गुम हो जाना चाहता है। तो नेचर का भी ना उन्होंने इतना अच्छा सिंबलिज्म किया ना इस स्टोरी में कि हमने इस पर बल्कि प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई थी, मैं यहाँ प्लग इन भी करना चाहूँगी, जिसमें हमने प्रॉपर बात की थी कि उन्होंने पोइट्री के जरिए सिनेमाटोग्राफी के जरिए नेचर को बहुत अच्छे से इन्होंने
मैंने इनकॉर्पोरेट किया है। सिमिलरली तुम ये देखो कि रेन का भी बड़ा एम्फोसिस है। जब परिजात पैदा होता है तब बारिश हो रही होती है, फिर जिस तरह जब वो सेठ बहरोज फौत हो जाते हैं, फिर उसके बाद उनकी मैयत, एक तरह से वो आप कह सकते हो परिजात की एक तरह सेकंड इनिंग शुरू होने लगी होती हैं, तो वो एक मेजर की मोमेंट होता है, उस टाइम बारिश हो रही होती है। और फिर थर्ड की मोमेंट जब बेसिकली ही इज़ कंसिडरिंग किलिंग शर्जील, तो उस टाइम पे भी तुम देख लो बारिश हो रही होती है। तो वो जो बारिश है वो एक तरह मेलनकोली, थोड़ा सा एंग्स्ट, उस चीज़ को करने के लिए ना इन्होंने इस्तेमाल किया, विच इज़ ग्रेट। मतलब कहाँ तुम देखो, हमने उस वीडियो में भी बात की थी कि सिंबलिज्म ऊपर से नेचर का तो बिल्कुल भी नहीं कहीं यूज़ हो जाए, विच शोज़ के स्टोरी टेलिंग कितना स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। और आई थिंक ये बहुत बड़ा मेरिट है बल्कि, और आई थिंक इसी के साथ हम लोग सेगवे करते हैं मेरिट्स की तरफ कि आयशा सबसे ज़बरदस्त बात तो है स्क्रीन प्ले। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मैं बहुत अमेज़ थी इस बात से, जब मतलब वही बात है, पहली दफ़ा भी जब ड्रामा देखा था तब भी बहुत एन्जॉय किया था, और सेकंड दफ़ा देखने के बाद ना मतलब मैं ये चीज़ सोच रही थी कि यार ऐसी क्या वजह है कि मतलब आप लिटरली परिज़ात के कैरेक्टर के साथ तो मतलब आप कनेक्ट हो जाते हो, राइट फ्रॉम द गेट गो, मगर आप हर कैरेक्टर जो जो उसकी लाइफ में आता है आप उसके सबके साथ कनेक्ट कर रहे हो, उनकी जर्नीज़ में भी आप इंटरेस्टेड हो, उसकी जो मतलब बॉन्ड है परिज़ात के साथ आप उसमें भी इंटरेस्टेड हो। और मतलब आप ये देखो कि अप अनटिल हाफ टाइम, जब जब तक मतलब ये सेठ बहरोज़ मतलब फौत नहीं होते और ये दोबारा वो जेल जाके डॉन मतलब सारा कुछ हो जाता है, उस तक जितने भी मतलब ख़वातीन या इवन मतलब दोस्त यार भी जो उसकी लाइफ में आते हैं परिज़ात के, वो सब ऑन एवरेज 2-3 एपिसोड्स के लिए आते हैं, ठीक है? मगर उन 2-3 किस्तों में मतलब वो इतना ज़बरदस्त कनेक्शन बना लेते हैं, ठीक है? आपके साथ एज़ ऑडियंस भी, कि आप हर दफ़ा रोते हो वाकई जब जब वो कैरेक्टर उसकी लाइफ से जाता है, राइट? मतलब परिज़ात खुद तो रो ही रहे थे, हमें भी रुलाई जा रहे थे साथ-साथ। लेकिन मैं सोचने पे मजबूर थी कि यार अच्छा क्या वजह है? क्यों मैं कनेक्टेड फ़ील कर रही हूँ? ये चीज़ नहीं होती यूजुअली हमारे ड्रामाज़ में, और मैं फिर इसी कंक्लूजन पहुँची कि इट इज़ अ स्क्रीन प्ले, जो कि आपको मजबूर करे इस चीज़ के साथ कि जितनी टाइटली निट वो कहानी है, ऑफ कोर्स कैरेक्टराइजेशंस बहुत अच्छी हुई हुई हैं, लेकिन इट्स ऑल्सो हाउ द स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड एज़ वेल विजुअली, यू नो उस वजह से भी आप बहुत कनेक्टेड हो कि आप एक तो अच्छी पेस पे सब कुछ चल रहा है, और साथ साथ जैसा स्टोरी मतलब शुरू होती है, उसका एक प्रॉपर स्टार्ट है, एंड है, फिर आप कहते हो अच्छा ठीक है, फिर वो सब कैरेक्टर्स दोबारा वापस आते हैं, राइट? तो बहुत ज़बरदस्त ये चीज़ है परिज़ात की, और आई थिंक ये सबसे बड़ा मेरिट है। और मैं इसलिए भी ये बात कहूँगी क्योंकि ये एक नॉवल बेस्ड ड्रामा है, जैसे मैंने शुरू में भी बात की थी, और पाकिस्तान में मतलब जितने भी नॉवल बेस्ड ड्रामास यूजुअली बनते हैं ना, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि अच्छा सीक्वेंसेस ना सही एज इट बात इज़ है। वो फिर चीज़ें ड्रैग होने लग जाती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है नॉवल और विजुअल में बहुत फॉर्मेट का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ विजुअली इंटरेस्टिंग भी इसलिए है क्योंकि उसको अच्छे से अडेप्ट भी किया गया है नहीं, स्क्रीन तुम प्ले बिल्कुल को सही कह फ्रॉम रही द हो, और आई रिटन थिंक उसकी मटेरियल। रीज़न जो है ना वो ये है कि राइटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है। राइटिंग आपका बेस स्ट्रॉन्ग होती है ना, आपका स्क्रीन प्ले फिर उस चीज़ को विजुअलाइज़ कैसे करना, ऑब्वियसली उसमें भी बहुत आपको क्रिएटिविटी चाहिए, लेकिन डायलॉग्स, राइटिंग, ये भी बहुत रीज़न है कि हम कैरेक्टर से इतना कनेक्टेड हुए कि अच्छा हर कैरेक्टर को, देयर इज़ नॉट इवन सिंगल कैरेक्टर जो बेतुका बकवास कर रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको इतने अच्छे-अच्छे डायलॉग्स उसमें दिए गए। अपार्ट फ्रॉम मे बी द फैमिली, वो थोड़ा-सा घरेलू किस्म का उसमें था, वो हम कह सकते हैं कि थोड़ा-सा काइंड ऑफ डीमेरिट्स भी है, वो डीमेरिट्स में बात करेंगे। लेकिन उसके अलावा ना दे हैव स्टक टू द टोन, ठीक है? उन्होंने अब ये जो भी मैंने थीम्स की बात की है, इसमें इतनी हाँ, कॉम्प्लेक्स थीम्स है, सारी की सारी उन्होंने इसमें फ्लैश आउट की हैं प्रॉपर तरीके से। और जैसा मैंने बात की थी ना सेल्फ डिस्कवरी वाले, मुझे वो चीज़ इतनी अच्छी लगी है कि तुम देखो उन्होंने टॉक्सिक पॉजिटिविटी में नहीं गए, इस सेंस में कि जब वो एंड में बेसिकली परिजाद का कह सकते हैं विश्वास उठ चुका होता है मोहब्बत से, और एनी भी उसे कहती है, तो ये नहीं कहते सडनली परिजात को किस बात की कमी है जी, अब हीरोइन मिल गया बस अब ठीक, साथ ही वो ठीक हो जाएगा, कैसे बिल्कुल सही हो गया। लेकिन वो फिर कितना अनरियल और इतना हम फॉरन कनेक्शन हमारा लूज हो जाता। लेकिन वो एनी से कहती है कि चलो हम दोस्ती से तो शुरुआत कर सकते हैं ना, जब तक आपका मोहब्बत पे यकीन नहीं होता। और मैंने बल्कि यहाँ लिखा, मुझे वो इतनी अच्छी लगी थी बात कि ये जो खदशात हैं आपके और जो भी वसवसे हैं ज़माने भर के पाले हुए हैं, एक दिन में नहीं जाएंगे। तो इट शोज़ कि यार अच्छा इट मतलब इस तरह के स्कार्स दे टेक टाइम टू हील। ये कहाँ हमारे ड्रामाज में होता है, यहाँ चट प्यार या पट मंगनी पट ब्याह वाला सिस्टम चल रहा होता है। लेकिन आई एम रियली ग्लैड कि उन्होंने ना बहुत इन योर फेस किस्म का लव सीन नहीं डाला। हालांकि वो इतना रोमांटिक सीन था, आई जस्ट लव दैट सीन, वो जो बिल्कुल एंड में एनी के साथ होता है, वो काफ़ी लंबा सीन था, मगर द डायलॉग्स जिस तरह से वो एक जगह पे खड़े हुए हैं हाली, उसमें तो खैर डायरेक्शन का भी बहुत बड़ा मेरिट है उसके, अगर हम उसके बारे में थोड़ी सी बात करें तो। यार डायरेक्शन तो मतलब वही बात है, मैं जैसे कहूँगी कि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मतलब पिलर है ऑफ कोर्स व्हाई दिस ड्रामा सच अ क्लासिक, क्योंकि मतलब शहजाद कश्मीरी ने ऑफ कोर्स बहुत सारे ड्रामास पहले हमने मतलब उनकी देखी है उनकी डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पर आई थिंक ही हैज़ हिमसेल्फ आउटडन हिमसेल्फ, मतलब वो वाली चीज़ है, क्योंकि
जितने आप कैरेक्टर्स देखते हो, मतलब परिज़ाद का कैरेक्टर ऑब्वियसली खाली परफॉर्मेंसेस तो बहुत स्ट्रॉन्ग है ही, मगर उसके अलावा भी मतलब जिस तरह से सीक्वेंसेस उसके इर्द गिर्द बिल्ड किए गए हैं, जो उसके नुआंसेस कैरेक्टर में डाले गए हैं कि जिससे कि बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो क्राउड में कैसा दिखना चाहिए, उसके फिर इर्द गिर्द वही बड़ी बात है कि सीन्स और सीक्वेंसेस डेवलप किस तरह किए गए हैं। ये ऑफ कोर्स डायरेक्शन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती है टू पुट दैट ऑन द स्क्रीन एंड मेक इट अ विजुअल ट्रीट टू वॉच। मैं मसलन एक एग्जांपल की दूंगी यहाँ पे, जिस तरह से एक सीन होता है जहाँ पर ये लुबना और ये परीज़ा जब वो प्ले वगैरह सारा डेवलप कर रहे होते हैं, वो कहती है तुम मेरे लिए एक पोएम लिखो। अब वो जो मतलब सारी कॉन्वर्सेशन होती है कि अच्छा तुमने पहले वो उसको ढूंढती है कि अच्छा अभी ये पोएम मतलब लिख लेता है, फिर वहाँ से वो पोएम लिखता है, फिर नरेशन चल रही है, साथ में प्ले चल रहा है, तैयारी चल रही है, सारा कुछ मतलब वो लिटरली एक सीक्वेंस में उन्होंने सारी ये स्टोरी सुना दी। और ये यूजुअली यही चीज़ इवन अडेप्टेशंस भी जब आप करते हो उसमें ये चीज़ पूरी एक एपिसोड का कंटेंट होता है, लेकिन यहाँ पे वो एक सीक्वेंस के थ्रू उन्होंने वो इतनी इफेक्टिवली स्टोरी सुना दी कि अच्छा ठीक है दिस इज़ हाउ देयर बॉन्ड फॉर्म्ड। और आपको ये भी तो चीज़ है ना कि वो चीज़ रश नहीं लगती। हालांकि आपको अच्छा एक सीक्वेंस में आपने दिखा दिया अच्छा दे बिकेम फ्रेंड्स, बट इवन देन यू फील कनेक्टेड विद देयर फ्रेंडशिप। तो ये बहुत इंटेलिजेंटली किया गया एंड आई थिंक मतलब बाकी भी जो मतलब आई थिंक लोग सोच रहे हैं कि हमने कोई चीज़ को मतलब इसमें अडेप्ट करना है, या मतलब इवन अडेप्टेशन ना भी हो, जनरली किसी तरह भी आप स्टोरी सुनाना चाहो, आई थिंक परिज़ाद ना बहुत अच्छी एग्जांपल है कि आप देखो कि सीक्वेंसेस डेवलप कैसे करने चाहिए। और आई थिंक इसमें बहुत अच्छा क्रेडिट जो है बिल्कुल। ना और एक्चुअली जाता है डायरेक्टर को है। विजुअलाइजेशन भी तो एक चीज़ है ना कि अच्छा ये तो रिटन मटेरियल आपके पास मिला ना, लेकिन जैसे हमने पहले स्क्रीन प्ले की भी तारीफ की, डायरेक्शन इसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है कि अच्छा कौन सा कैरेक्टर किधर बैठा होगा, कैसे उस चीज़ को आपने ब्लॉकिंग, ये सब चीज़ें जो टेक्निकलिटीज़ होती हैं ये सब ऐड ऑन करती हैं। और तुम ये देखो कि जिस तरह तुमने अथेलो की एग्जांपल ली ना, ये चीज़ें ऐसी फील होती हैं जैसे आप ना कोई स्टोरी बुक पढ़ रहे हो। और ये हाँ परिजात की चीज़ है कि ना इट फील्स लाइक अ स्टोरी बुक। जिस तरह से परिजात एक एक बड़ा डिफरेंट सा आपका प्रोटैगनिस्ट है, फिर वो जिस तरह बिल्कुल जिस तरह हीरोज जर्नी में भी हमने कैरेक्टर स्पॉटलाइट में भी बात की थी कि प्रॉपर सा वॉर डील्स पे जाता है, उसको बड़े क्वर्की किस्म के बड़े डिफरेंट किस्म के कैरेक्टर्स मिलते हैं। और अगर आप उनकी कैरेक्टराइजेशंस भी देखो ना, आपको लगता है कि अच्छा यार ये बड़े ना कोई डिफरेंट से कैरेक्टर्स होंगे। अगर आप उनकी डिस्क्रिप्शन अपने माइंड में लेकर आओ, और कास्टिंग वो तो खुद इतनी एप्ट हुई हुई है कि कोई भी बंदा आउट ऑफ प्लेस नहीं आपको महसूस होगा। हिट एंड मिस हाँ ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं हो ही जाता है परफॉर्मेंसेज में भी वैसे भी, लेकिन कैरेक्टर डिजाइंस सबके ही बहुत ज़बरदस्त। और ये चीज़ उन्होंने ना डायलॉग में एम्फोसिस भी किया कि जैसे कोई अफसानवी किरदार होता है, जैसे वो सफ़र पे निकल जाता है जिसको दूसरी नज़र ने नहीं देखा, ये चीज़ें हैं, देवर इट वॉज देयर इंटेंशन। तो ये भी इतना क्रिएटिव है। मुझे नहीं पता लास्ट टाइम कौन सा ऐसा ड्रामा था जो स्टोरी बुक लगे। हालांकि हर दूसरा ड्रामा ऐसा क्लेम करता है कि जी इट्स अ फेरी टेल, इट्स अ दिस एंड दैट, लेकिन वो कहीं से फील नहीं हो रहा था। ये फील होता है। और बल्कि आई रियली वांट के ना परिजार की या तो कॉमिक्स या तो ग्राफिक नॉवल बने, मैं तो सबसे पहले लाइन में खड़ी होंगी। आई वुड रियली लव टू बाय इट, क्योंकि इसमें वो चीज़ है। वाकई पोटेंशियल है इस चीज़ का कि वाकई इसके कॉमिक्स अच्छे बन सकते हैं। मैं इवन ये वाली बात भी कहूँगी ना कि जिस तरह से कहानी शुरू होती है ना, कि वो जो पूरा एक नरेशन भी पीछे चल रही होती है कि मतलब ये कहानी उन किरदारों के बारे में जिनको मुड़ के दोबारा किसी दूसरी नज़र ने नहीं देखा, कुछ समथिंग अलॉन्ग दीज लाइंस होता है। और फिर ज़ाहिर है आप सारे देखते हो बिल्कुल। मजदूर और और आपके सब इस तरह के लोग, तो बहुत खूबसूरत है। फिर कहानी जब एंड भी जिस तरह होती है वो जो एक शॉर्ट भी है कि छवि जैसे हम यूजुअली देखते थे देन दे लिव्ड बिल्कुल। हैप्पीली एवर आफ्टर, और जो वो सनसेट में जा रहे होते हैं, यहाँ पे ऑफ कोर्स वो एक स्नो में खड़े होते हैं, वो इवन शूट भी नहीं जिस नहीं, तरह इट्स हुआ हुआ है वो सीन एक्सीलेंट। खास बिल्कुल। तौर पे ब्यूटीफुल, बिल्कुल। और ये मतलब चीज़ें ना फिर एब्सोल्युटली। सोने पे सुहागा है, हाँ कैरेक्टराइजेशन ये सब चीज़ें तो अच्छी, फिर परफॉर्मेंसेज इतनी अच्छी। ऑब्वियसली जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है हमारा अहमद अली अकबर ने जो एक्सीलेंटली आई थिंक प्ले किया, इट्स वन फॉर द हिस्ट्री। इतना ज़बरदस्त, मतलब बिल्कुल आपको परिज़ात लगता है कि हाँ कोई इंसान है, इतना उन्होंने रियल वे में उसको प्ले किया है। बट सिमिलरली और भी जितने कैरेक्टर्स, आई थिंक आफ्टर अहमद्स परफॉर्मेंस ना मुझे नुमान एजाज की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी। मतलब ही वाज सो कन्विंसिंग एज अ डॉन। और तुम देखो ये हर दूसरे ड्रामे में ना कोई बदमाश बनाया होता है इन्होंने, और अपनी तरफ से बड़े अमीर सेठ बनाए होंगे, मगर कोई कन्विंसिंग ही नहीं होता। लेकिन तुम देखो उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका बात, एक दफ़ा भी ऐसे उन्होंने शाउट नहीं किया वो उनकी, लेकिन वो जो प्रेजेंस थी ना इंटिमिडेटिंग किस्म की, वो चीज़ें फिर उसको तक उन्होंने ह्यूमन वे में दिखाया। ठीक है, फिर जितनी भी लेडीज़ हैं उन सबकी हमें परफॉर्मेंसेज, सबकी मोरलेस सबकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरिट पे मेरिट ऐसा लिस्ट बढ़ती ही चली जा रही है। और इसी के साथ मैं एक और चीज़ बोलूँगी कि फिर इस मज़ीद परफॉर्मेंस को सोने पे सुहागा हो जाता है बीजीएम। उफ, खतरनाक बीजीएम, ऐसा खतरनाक म्यूजिक। सही बात है यार, मतलब आई थिंक यहाँ पे तो जितनी तारीफ मतलब की जाए कम है। ऑफ कोर्स कॉम्पोजिशन जो है वो दी है वकार अली ने, राइट, जो उसका मतलब ओएसटी है, और वोकल्स हैं भाई बाय आवर मोस्ट फेवरेट असरार। तो मतलब यार ज़बरदस्त ओएसटी, और आई थिंक जब आया था उस टाइम पे भी बहुत मशहूर हुआ था। और मुझे बहुत अच्छी बात जो है इस ओएसटी के बारे में ये भी लगती है कि जो लिरिक्स है ना वो भी हाशिम नदीम ने लिखे हैं। और ये आई थिंक सिमिलरली ना कुछ अनकही में भी हुआ था कि उसका भी जो मतलब मेजर ओएसटी था
उसके भी लिरिक्स मोहम्मद अहमद साहब ने ही लिखे थे, तो मतलब उससे ये होता है कि जो कहानी की थीम है, स्टोरी है, उसी के साथ साथ ही चल रहे होते हैं, तो वो बड़ा अच्छा बैलेंस यहाँ पे भी वो चीज़ क्रिएट हुई है। लेकिन यार मतलब जितनी डिफरेंट रेंडिशंस बनाई हैं इन्होंने बीजीएम की, और वो फिर वेल प्लेस्ड भी है, मतलब हालांकि सिंस वही वाली बात है ना, सिंस ड्रामा 2021 में जैसे हम बात करें, ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, लेकिन चलो फिर भी आप कह सकते हो एक ना टेम्पलेट है थोड़ा सा हमारे ड्रामाज में ना, कि अच्छा अभी हर की सीन पे ना जी पीछे से ना पूछ परिजादों से मतलब वो शुरू हो जाएगा बजा बजा के सारा बया कुछ। बाजार करेंगे। हाँ, लेकिन फॉर सम रीज़न, एक तो क्योंकि गाना अच्छा है, दैट इज़ ऑल्सो वन रीज़न, बट आई थिंक इन दिस ड्रामा ना एटलीस्ट इट इज़ अ बिट वेल प्लेस्ड एज वेल। और उन्होंने जितनी डिफरेंट रेंडिशंस की जो मैं बात की थी ना, कि कहाँ पर उन्होंने पियानो वर्जन बजाना है, कहाँ पे रॉक वर्जन बजाना है, फिर कहाँ पे गिटार वर्जन बजाना है, वो इतनी अच्छी प्लेसमेंट थी उन चीज़ों की कि उससे ना वो आयशा, इमोशन बहुत ज़बरदस्त तरह से तुमने कैप्चर हुआ है। तुमने मुझे क्या याद दिला दी, तुमने मुझे वो गिटार वाला दिला दी। उफ आयशा, वो तो क्या खूबसूरत मोमेंट्स पे ये लोग लगाते हैं, स्पेशली जो रोमांटिक मोमेंट्स होते हैं। वो एक सीन होता है जिसमें एनी कॉल पे बात कर रही थी, परिजात वहाँ ब्लश कर रहा था, और इतना क्यूट, एक तो वैसे ही वो इतना क्यूट लग रहा होता है वहाँ पे, सारी वो जो सीन होता है दोनों का बहुत ज़बरदस्त। ऊपर से पीछे गिटार वाला रोमांटिक किस्म का बजा देते हैं। और आयशा तुम सोचो, इसके साथ हाल ही इन्होंने इसका रॉक वर्जन भी बनाया। परिजात परिजात बैड एस मोमेंट्स पीछे रॉक म्यूजिक लगा देंगे, लेकिन वो रॉक म्यूजिक ना खाली बैड एस मोमेंट्स के लिए नहीं है। उन्होंने इवन जो उसका एंग्स्ट भी है ना, उसके साथ भी वो चीज़ बहुत ज़बरदस्त तरीके से जाती है। और उसमें पियानो वर्जन है, एक सिंपल मेलो वर्जन भी उन्होंने, वो जो पियानो की थीम है। आयशा, तो पियानो तो वैसे ही मेरी ज़िंदगी भर की कमज़ोरी, ठीक है। मैं भी परिजात की तरह पियानो के पीछे बहुत दीवानी हूँ। और तुम सोचो आयशा, उन्होंने एक वो जो ट्यून भी है ना, इट शोज़, मतलब वो रोमांटिक भी है, मेलनकोली भी है उसमें हल्की सी, और थोड़ी सी ना हॉन्टिंग भी लगती है, मगर इट्स इट्स सो ब्यूटीफुल। और तुम सोचो, मैं वैसे सोच भी रही थी कि यार उन्होंने पियानो ही क्यों, मतलब ट्रम्पेट हो सकता था, गिटार हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। पियानो ना एलिगेंस एक तो शो करता है, दूसरा ना एक उसके अंदर वही जो मैंने अभी इसमें बताई कि बड़ी हॉन्टिंग सैडनेस, लेकिन वो क्लासिक भी, और परिजा के साथ बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि परिजा अंदर से भी वेरी ओल्ड स्कूल एंड वेरी ओल्ड सोल काइंड ऑफ क्लासिक उसको पसंद भी है। तो ये जो चॉइस भी इवन ली गई है, इट शोज कि इवन जिन्होंने म्यूजिक भी बनाया ना, वो भी कितना कनेक्टेड थे स्टोरी के साथ। मुझे सबसे अच्छी बात ये भी लगती है कि मतलब वही वाली चीज़ है ना, कि हर वक्त पीछे बीजीएम नहीं है। ये भी बहुत सोचना ज़रूरी है कि कहाँ पे आपने बीजीएम नहीं डाला। मतलब बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स हैं जहाँ पे एक्चुअली साइलेंस है बस, और दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट उस वेरी मोमेंट्स के ऊपर, इंपॉर्टेंट। राइट। बिल्कुल, तो मतलब ये चीज़ें ना मैं समझती हूँ कि जब आप ट्रूली, मुझे लगता है कि मतलब क्रिएटिव लोगों ने मिल के एक थॉट डाल के ड्रामा बनाया, ये नहीं कि अच्छा बस ठीक है, बस स्टोरी है, बना दो कुछ भी टाइप्स, तो मतलब ये बहुत अच्छा था। और इसीलिए तो देयर इज़ नो वंडर कि आज हम बैठ के इस ड्रामे के ऊपर बात करें, बिकॉज ट्रूली हर मामले में एक क्लासिक है बिल्कुल। और बिल्कुल। आई थिंक इसके क्लासिक होने की ना एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि इसका कल्चरल इम्पैक्ट बहुत है इस ड्रामे का, यस राइट। यस। मतलब जिस तरह हम ज़ाहिर है हम शुरू में भी बात कर रहे थे कि 2014 में नॉवल आया था, आज हम 10 साल बाद इस बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तुम ये सोचो कि कितनी थीम्स इस ड्रामे की, कितनी मतलब इवन जो कैरेक्टर की जर्नीज़ हैं, ये आज के दौर में भी कितनी रेलेवेंट है यार। मतलब ये कितना रेयर है ये भी, इवन फॉर दैट मैटर। नहीं, तुम बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया तुमने। कल्चरल इम्पैक्ट जो है ना इसका, कितने ड्रामे ऐसा ऐसे होते हैं जिसमें ना कहते हैं जी, क्योंकि जी ऑडियंस जो है वो थकी हारी ड्रामे ड्रीम्स देखना चाहती है जी, और उसमें सारी तुम देखो जी अमीरी दिखाते हैं, लड़का अमीर लड़की गरीब, वही वाला जो एक सिस्टम होता है कि जैसे काइंड ऑफ, हाँ जी, आप आपके लिए स्केपिज्म है, यू काइंड ऑफ वांट टू एस्पायर टू बी इन दैट वर्ल्ड। लेकिन तुम देखो ना, जब आप लोग लोअर मिडिल क्लास या एक वो वाला तबका दिखाते हो तब भी जस्टिस नहीं होता, और जब अमीरी दिखाते हैं ना तब भी जस्टिस नहीं होता, क्योंकि इतना शैलो होता है। बट शोज के जो मेकर्स है ना, वो ह्यूमन लेवल पे नहीं उन चीज़ों को दिखाना चाहते। मगर इधर परिजात के कैरेक्टर के जरिए आपने रैग्स टू रिचेस की कहानी दिखाई है, बहुत सारी ऐसी कहानी होती है, लेकिन वो इतनी ह्यूमन लेवल पे दिखाई है कि हाँ, उसमें इस तरह के डायलॉग्स भी हैं कि अच्छा, मुझे तो लगा था खाली गरीब लोगों की किस्मत में ही दुख होते हैं, तो लुबना कहती है नहीं, अमीरों के भी होते हैं, शायद कभी कभी ज़्यादा भी होता है। तो उनको एक एम्पैथी की लाइट में कितने कैरेक्टर्स हैं जो उस स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी से हैं, एक पूरा पूरा कैनवास उन्होंने उस चीज़ में दिखाया है। इसमें आपने ये दिखाया कि हाँ, परिजात को अगर कल को कुछ मिला है या उसके पास अगर ये चीज़ें आई हैं ना, तो उसकी लॉयल्टी या उसके किसी अच्छे वर्चू की वजह से आई है। हालांकि कहने को आप कह सकते हो एक क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहा था या क्रिमिनल के साथ काम कर रहा था, इस वजह से उसको ये चीज़ें मिली। लेकिन फिर भी बाय द एंड ऑफ डे यू नो कि अच्छा, उसकी जो इज्जत है या उसको इवन जो मोहब्बत भी मिली है, उसकी अपनी इनर ब्यूटी, इनर वर्चूज़ की वजह से, उसको उसकी ग्रेस की वजह से मिली है। दैट इज़ वाई ही इज़ अ बिगर पर्सन।
वो चीज़ें तुम देखो लोगों को इतनी पसंद आई हैं। अक्सर लोग बता रहे थे यार उनकी हाउस हेल्प, उनके और भी जो सारे लोग हैं, दे यूज्ड टू वॉच दीज थिंग्स, और उनके या लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस भी, हम लोग इतना इंस्पायर हुए थे उस चीज़ से, हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, और आई थिंक ये परिज़ाद इज़ दैट केस स्टडी कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपकी स्टोरीज ट्रूली लोगों के दिलों पर राज करे, तो वो ये है टेम्पलेट जो आपको यूज़ करना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। और इसके अलावा मैं ये भी बात करूँगी, जो मैं अभी हमने सारी सारी थीम्स डिस्कस की, सेल्फ डिस्कवरी को लेके, लव, वैलिडेशन, मतलब ये जितनी भी चीज़ें हैं, क्योंकि परिषद का कैरेक्टर एट द एंड ऑफ द डे वैलिडेशन ही मांग रहा होता है, राइट। वो बिल्कुल। बात, मतलब आप कह सकते हो कि फॉर्स की बात सूरत से शुरू होती है, कहीं ना कहीं जाते जाते उसकी पर्सनैलिटी तक वो चीज़ पहुंच जाती है। अब तुम ये देखो कि ये आज के दौर में हम सोशल मीडिया पे हर जगह यही लिंगो इस्तेमाल कर रहे थे कि नहीं जी, एग्जैक्टली। यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल वैलिडेशन, और इस तरह की हम बातें अब करते हैं। लेकिन आप सोचो कि इस ड्रामा में, और मतलब ड्रामा में तो चलो अभी रिसेंट फिर भी आप, लेकिन इस कहानी में मतलब आप 2014 से देखो, ये बात है, पहले से ये बातें, मतलब वहाँ पे ये थीम्स डिस्कस की गई हैं। और ये कितनी रेलेवेंट है सोशल मीडिया के दौर में, ख़ास तौर पे जहाँ पे ऑफ कोर्स हम कितनी दफ़ा ये बातें करते हैं कि यार सब कुछ इतना मतलब शैलो है, फेक है, सब बस ज़ाहिरी खूबसूरती के ऊपर बेस्ड है, कोई आपकी पर्सनालिटी और इन चीज़ों पे जज नहीं करता, और लोग उसी को बेहतर से बेहतर बनाने की तगोदो में लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरह नासाज का भी इसमें डायलॉग होता है कि इंसान की सूरत जो है ना, वो उसका पहला तारुफ होती है, मगर उसका दूसरा मुकम्मल तारुफ उसके अल्फाज होते हैं। तो उनको इतना मजबूत तारुफ बनाओ कि और किसी चीज़ के बारे में कोई सोचे ही ना, मतलब समथिंग अलॉन्ग दिस लाइन उसका डायलॉग होता है। एक तो ज़बरदस्त डायलॉग, ठीक है ना, बहुत ही ज़बरदस्त। ज़बरदस्त लाइंस जो है ना नाज़ाज को उन्होंने दी हुई थी। लेकिन आपको ये बात सोचने मजबूर करती है कि यार वाकई मतलब इंसान अपने वर्ड्स पे, अपने इखलाक पे, अपनी पर्सनालिटी पे, अपने स्किल्स पे, और वही फिर जिस तरह आर्क भी है पूरी परिजात की कि लाइफ में मकसद अगर है ना, आपको अपना वाई पता है, राइट, तो आपकी ज़िंदगी में आपके दोस्त हैं, मतलब सहारे जो भी आप ढूंढते हो लोगों में, प्यार मोहब्बत इन सब चीज़ों में, वो है नहीं है, मगर आपकी पर्सनैलिटी आपके मकसद से कंप्लीट है और आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो बेसिकली। तो ये कितना खूबसूरत लेसन भी है, मगर आपको सोचने मजबूर कर देती हैं चीज़ें। और मैं तो यार अमेज्ड हूँ कि वही वाली बात है कि 10 years into दिस, मगर स्टिल द टॉपिक्स आर सो रेलिवेंट इन टूडेज टाइम्स, एंड आई थिंक ये हमेशा रहेंगे। नहीं, बिल्कुल, और ये बहुत टाइमलेस क्लासिक इन्होंने बनाया है। और जहाँ आयशा इतनी लंबी लिस्ट है मेरिट्स की, वेल डिज़र्व्ड, वहीं थोड़े से डीमेरिट्स भी हैं जिसके बारे में भी आई थिंक बात करना इम्पोर्टेंट है। चलो अगर हम बात करें तो आई थिंक सेकंड व्यूइंग स्पेशली मुझे ना ये बहुत सोर थंब की तरह सामने आया था कि आयशा इन्होंने ना थोड़ा सा मेलोड्रामा डाला है। मतलब परिजात की कहानी किस तरफ चल रही है, इसकी फैमिली की, ठीक है, शुरू में व्हेन इट वाज टाइड टू परिजात जर्नी, वो सब ऑब्वियसली ज़रूरी था एक स्टोरी के एतबार से। लेकिन आगे ना परिजा स्पेशली जब कराची चला जाता, अच्छा कट टू सडनली उसकी भाई उसकी भाभियाँ वही स्कीमिंग, और वही उसकी बहन के भी ससुराल के मसले, मुझे हो रहा था यार प्लीज़ इसको ना मैंने खैर फॉरवर्ड किया, मुझे लगता है वो नहीं इतना डालना चाहिए था उसे, बल्कि वही स्क्रीन प्ले का जो टाइम है शायद आप और चीज़ें थोड़ी फ्लैश आउट कर सकते थे, जो चीज़ें आपने लेट से बोल के छोड़ दी या कट आउट कर दी, तो आई थिंक वो करना चाहिए था इनको। हाँ, नहीं बिल्कुल, इस तरह के थोड़े से सीन्स मुझे भी अनोइंग लग रहे थे, स्पेशली जो एक वो था ना कि जो एक रिश्ता कराने वाली आंटी होती है, उनका भी आके यहाँ की खबर वहाँ, थोड़ा सा वो लेम। रिपेटिटिव भी हो रहे थे सीन्स, मतलब उनमें बहुत कुछ क्रिएटिव भी नहीं हो रहा था। मतलब आई नो वो थोड़ा नैरेटिव उससे फॉरवर्ड लेके जा रहे थे कि अच्छा नाहीद का बच्चा हो गया अब ये वो, लेकिन फिर भी आई थिंक इट कुड हैव बिन डन इन अ मोर क्रिएटिव वे, जहाँ पे ऑफ कोर्स मैं जैसे पहले ही बात करी थी कि बहुत अच्छे सीक्वेंसेस डेवलप किए हैं, ये थोड़े से ज़रा लैक लस्टर थे इस मामले में। इसी के साथ मैं ये भी बात करना चाहूँगी कि मुझे, जैसे हम ऑफ कोर्स परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे थे, सबकी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस थी और कैरेक्टराइजेशंस बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन आई फील कि बबली का जो कैरेक्टर था ना, उसकी थोड़ी और बेहतर हो सकती थी। मतलब अब जिस तरह वही बात है ना कि एक इतना ब्रेव कॉन्सेप्ट आप सामने लेकर आ रहे हो, राइट, टॉपिक भी ऑफ कोर्स मतलब है ऐसा कि उसको बहुत सेंसिटिवली आपने हैंडल करना है। मुझे ऐसा लगा कि जो कैरेक्टराइजेशन उसकी थोड़ी की गई थी ना, एक तो उसको बहुत ही छोटी बच्ची और उस तरह का ना कैरेक्टर बना दिया था, जबकि आई थिंक उसके जिस तरह के प्रॉब्लम्स भी बहुत मतलब सीरियस थे, सब चीज़ें थी, थोड़ी सी और टोनालिटी आई थिंक डिफरेंट हो सकती थी। बहुत सारे सीन्स ना पीछे, इवन बीजीएम भी वहाँ पे कहीं कहीं लगता था कि थोड़ा कॉमेडी के लाइंस में ना उसको लेकर जा रहे हैं। सिमिलरली अपीयरेंस भी जो कैरेक्टर की थी, मतलब फॉर अ कैरेक्टर जो कि मतलब अपने पेरेंट्स का बेटा समझती है वो, और एट द सेम टाइम मतलब गली का गुंडा, और थोड़ा सा इस तरह का उसने अपने आप का परसोना बनाया हुआ था। फॉर दैट मतलब आई थिंक शी वॉज अ बिट लाइक बहुत मेड अप था। मुझे थोड़ा लगा जिस तरह की एक्सेसरीज हैं, थोड़ा जैसा का मतलब आउटफिट्स और सब चीज़ें ना इतनी कन्विंसिंग नहीं थी, और आई थिंक बेहतर नहीं, हो सकता था, क्योंकि नहीं बहुत तुम सही आइकॉनिक कह रही हो। कैरेक्टर बन सकता था, इसमें पोटेंशियल बहुत था।
नहीं, बिल्कुल ऐसे कैरेक्टर्स कहाँ लिखे जाते हैं, और फिर स्पेशली वो एक दो जगहों में तो उसने प्रॉपर ब्लोड रहा था बबली का। मैंने कहा यार ये नहीं करना चाहिए था, मतलब वो ना एज अ टॉम बॉय नहीं लग रहा था, बहुत ही सैनिटाइज्ड वर्जन लग रहा था, जो कि अनफॉर्चुनेटली उतना कन्विंसिंग नहीं था, बेटर हो सकता था। आई थिंक इसी तरह से परफॉर्मेंस की बात करें तो एक तरह से डीमेरिट तो नहीं है, लेकिन मैं कह सकती हूँ कि मुझे थोड़ा सा ना जंपी लगा था, स्पेशली जो एनी का कैरेक्टर है वो, मतलब फर्स्ट व्यूइंग में प्रॉब्लम इट डिडंट माइंड, लेकिन स्पेशली सेकंड व्यूइंग में ना मुझे फील हुआ कि ना थोड़ा सा मैनिक पिक्सी ड्रीम गर्ल की तरफ जा रहा है। पूरी तरह वो नहीं गया, लेकिन वो थोड़ा सा था, इट गॉट अ लिटिल अनोइंग फॉर मी पर्सनली। मैंने कहा यार ये कौन, मतलब एनी और उसका जो है ना फुल सिंप वो बनी हुई थी परिजात की, लेकिन उसकी ना चलो ठीक है, आप कह सकते हैं थोड़ी सी परिजात के साथ कंट्रास्टिंग पर्सनालिटी आपने बनाई थी, लेकिन ना फिर जो ही पोस्ट सर्जरी ना उसकी थोड़ी मेलो हो गई। मैंने कहा इतना टाइम नहीं गुजरा था, हार्डली आई थिंक 2-3 मंथ्स गुजरे सिंस परिजात पहाड़ों में चला गया था, लेकिन यहाँ पे ना वो बहुत मेलो हो गई थी, आई लाइक दैट एनी। उसमें बबली चर्पीनेस तो थोड़ी सी थी, लेकिन शुरू से बहुत कंट्रास्टिंग था। तो वो मुझे था कि थोड़ा सा ना इनको स्मूथ आउट करना चाहिए, या तो शुरू में उसकी टोनैलिटी थोड़ी मध्यम रखते या बाद में थोड़ा सा फिर वही टोनैलिटी रखते या कुछ भी। इसी के साथ ना एक और डीमेरिट है जो कि मुझे थोड़ा फनी भी लगता है। जब परिजात आया ना जेल से ऐसा छूट के, फुल बदमाश बन के आ गया, इस सेंस में वो गुरु भी इस तरह कहते हैं ना जी, इंसान प्राइमरी स्कूल का जाता है और पीएचडी करके आता है बदमाशी में। परिजात ने, चलो ठीक है आप कह सकते हो उसने ऐसी बुक्स पढ़ी थी या ऐसी वो इंस्पायर हो गया तो थोड़ा सा रगेड होकर आ गया था जेल से, लेकिन वो बिजनेस कैसे सीख गया? मतलब उसके पास तो वो वाली फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं थी, और सेठ बहरोज के पास वो मतलब एक बॉडीगार्ड का काम करता था, उसको बिजनेस का कैसे पता है? हालांकि वो बात ठीक थी जो कमाली कह रहा था कि सर आप तो बड़े ही शाखर्च हैं और आप बेसिकली बिजनेस डुबा देंगे एंड ऑल। तो वो कहता है ना कि हाँ तुम्हें पैसा खर्च करना नहीं आता और ये सब चीज़ें, चलो आप कह सकते हैं वो कहना चाह रहा है कि लोगों पे पैसा लगाओ, वो सब चीज़ें, वो वाले वर्चूज ठीक है, लेकिन उसको ना 2-3 जगह प्रॉपर बिजनेस मीटिंग में भी दिखाया है। मैंने कहा यार ये कैसे हो पा रहा है? तो मैंने कहा ये थोड़ा सा ना ज़रा जल्दी हो गया, पीजी मीर जो है ना वो थोड़े से हो गया। और तुम सोचो ऐसा एक बंदा इतना, या तो वो दिखाता है ना अच्छा एक्चुअली डाउनफॉल आ ही जा रहा है, बहुत घाटे नुकसान होंगे, ऐसा परिजात का कोई काम में ध्यान नहीं होता। परिजात जो ही जो है ना वैसे कहेगा जी जापानीज फर्म के साथ आपकी मीटिंग है फलाना ढिमकाना, लेकिन जो ही वो कहता है हाँ हाँ सारी कैंसिल कर दो ये वो, और द मोमेंट झूठे मुंह लुबना ने फ़ोन किया कि हाँ जी परिजात तुम जी आ जाओ, परिजात जी फट हाँ हाँ मैं भी आ रहा हूँ, वो फ़ौरन काम शाम छोड़ के। मैंने कहा परिजात जी आपके पास क्या इस सब के लिए टाइम है? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। मुझे तो यही लग रहा था आयशा के पीजी मीर जो है ना वो आरटीएक्स बन सकते थे, लेकिन वो असल में मजनू भाई बन गए, क्योंकि जिस दिन वो पेन उठाते हैं उस दिन वो गन नहीं उठाते, मतलब बिल्कुल ना वो वाली वाइब चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है आप बनाते हैं ये सब, लेकिन हाँ उसको ज़रा बिजनेस साइड बना दिया ना तो वो मुझे बल्कि कहीं के लगा था कि हाँ थोड़ा सा ना ज़्यादा ही जिस ना क्रिएटिव लिबर्टी ले ली है, तो आई विश वो थोड़ा सा स्मूथ आउट वे में होता, लेकिन ऑल एंड ऑल आई थिंक अच्छा था, मतलब इतना आपका ऑफ नहीं लगता बिकॉज यू आर सो इन्वेस्टेड इन द जर्नी एज वेल। आई थिंक इसी के साथ एक और चीज़ खैर मुझे बॉदर कर रही थी वाइल वी वर वॉचिंग द ड्रामा, मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरीली अ डीमेरिट बट समथिंग टू थिंक अबाउट। वो ये था कि हाँ आप कह सकते हैं कि इट सिंस द ड्रामा इज़ अबाउट पोइट्री एंड आर्टिस्टिक थॉट्स, और आपका जो प्रिंसिपल कैरेक्टर है वो भी एक आर्टिस्ट है, मुझे ना ऐसा फील हुआ कि थोड़ी सी ना ओवर इंडल्जेंस ऑफ इमोशंस है, मतलब इस सेंस में कि जिस ना ऑब्वियसली नाहीद से वो ठुकरा चुका होता है उसका प्यार एंड ऑल, तो ऐसा नासाज भी कहता है कि हाँ बस जी साग को तुमने बुझने ही नहीं देना, तो मुझे था भाई एक तो नासाज इसको मूव ऑन नहीं करने देता, बाद में भी जी नहीं नहीं तुम रकीब को हटाओ रास्ते से, और इस तरह की चीज़ें ना फुल टाइम हैं। फिर जैसा वो जेल में भी होता है तो स्मोकिंग का भी मुझे इस तरह लगा कि थोड़ा सा ना रोमांटिसाइज किया गया है जी, मैं और जी मेरा गम और फिर जी धुएं में उड़ा देता हूँ, मतलब इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो मुझे ना वो चीज़ थोड़ी सी बॉदर की कि हाँ मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट कि हाँ वो उस कॉन्टेक्स्ट में एक आर्टिस्ट और ये सब हमेशा से होता ही आया है जी, शायर और उनके साथ पेंटर्स भी, इवन जिस तरह के भी आर्टिस्ट होते हैं, दे काइंड ऑफ ओवर इंडल्ज इन देयर ईमो काइंड ऑफ इमोशंस। लेकिन मुझे लगता है इस पे ना कॉन्वर्सेशन होती हैं कि अच्छा यार क्रश इन्फैचुएशन इसमें डिफ्रेंशिएट, हर चीज़ इश्क या वो लव और वो सब नहीं है। फिर सिमिलरली ये चीज़ें थोड़ी सी कहते हैं ना इतना ईमो हो जाना मेंटल इलनेस डेवलप कर सकता है, वो सब जो एक मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में अगर हम चीज़ें करें, जो अब हम कह सकते हैं जेनजी या जो थोड़े से सोशल मीडिया अब हम लोग यूज़ करते हैं उस दौर में इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस आ रही है कि इवन आर्टिस्ट भी या जो क्रिएटिव लोग भी हैं वो भी इन चीज़ों को रियलाइज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है हाँ उस मामले में ना थोड़ी सी ओल्ड स्कूल आप कह सकते हैं ये चीज़ है। सिमिलरली जिस तरह एजुकेशन भी एक थीम काइंड ऑफ थी उसमें कि इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, तो इट इज़ काइंड ऑफ फनी एंड आयरॉनिक के
परिज़ाद सा बच्चा भी होता है, वो परिज़ाद के सामने बैठ के रो रहा होता है, वो मेरा सब मजाक उड़ाते हैं, तो वो उसे ये कहता है तुम पढ़ो लिखो, इतना आपको इतना बड़ा आदमी बनाओगे, लोग कल को तुम्हें ना कर सकें। और बाद में उसको जो पर्पस भी अपना मिलता है वो भी एजुकेशन में ही मिलता है। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, परिज़ाद को अगर आप कहो ना ये पैसा वकार, उसको उसकी एजुकेशन की वजह से तो नहीं ना मिला। मतलब मिला तो फिर भी एंड में उसको कोई डॉन के पास काम करने से ही मिला ना, ठीक है। और थोड़ा सा इस पे एम्फोसिस था कि हाँ जी मेहनत या एफर्ट या इन सब चीज़ों के ज़रिए इंसान कुछ कर सकता है। जैसे वो बच्चा होता है उसके बोर्ड में इम्तिहान ये वो, तो मुझे लगा उसको ना थोड़ा सा ज़्यादा रोमांटिसाइज किया गया कि विशफुल थिंकिंग कि हाँ काश ऐसा ही हो, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हो। लेकिन लेट्स फेस इट, हम एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी में रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, और ऐसा नहीं है। एफर्ट हार्ड वर्क डज नॉट इक्वेट कि आप बड़े आदमी भी बनोगे या आपको ज़िंदगी में आपके ख्वाब भी होंगे, क्योंकि मोस्टली लोग एजुकेशन इन्हीं चीज़ों के लिए लेते हैं। बहुत थोड़े लोग होते हैं हु सीक एजुकेशन फॉर द लव ऑफ गेटिंग एजुकेटेड। तो वरना ऐसा होता तो आयशा मजदूर सबसे ज़्यादा हमारी सोसाइटी में मेहनत करता है, बट वी ऑल नो कि उनको उतना पावर और पैसा नहीं मिलता जितना लेट से एक करप्ट पॉलिटिशियन के पास होगा। तो ये चीज़ें हैं, और ये मॉडर्न कहते हैं ना आप डिस्कशंस हैं, उस मामलात में मैं कह सकती हूँ थोड़ी विशफुल थिंकिंग परिज़ाद में इस तरह की थीम्स हैं, बट इट्स नॉट नेसेसरी डीमेरिट बट समथिंग टू थिंक अबाउट। हाँ, तो आई थिंक अगर इसके साथ ही हम थोड़ी सी मेकिंग की तरफ भी अगर बात करें, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगी भी सिनेमाटोग्राफी के बारे में, जो कि आई थिंक इस ड्रामा की बहुत बड़ा एक मेरिट भी है। और कहीं ना कहीं उसने भी इस ड्रामा को, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा मतलब उसकी कह सकते हैं ना विजुअल स्टोरी टेलिंग में जो बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया है ना, वो सिनेमाटोग्राफी ने भी किया है। अब यूजुअली तुमने मोमना देखा है वही होता है कि जी अच्छा नॉर्दर्न एरियाज़ में ड्रामा ले गए हैं, वहाँ शूट अगर कर लिया तो दैट मीन्स कि जी बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी है। जबकि ऑफ कोर्स उसमें ज़्यादा क्रेडिट आप कह सकते हो कि एक तरह सीनरी को जाता है, कि वो इतनी खूबसूरत है तो ऑफ कोर्स आपका ड्रामा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन यहाँ पर ना मतलब जिस इंटेलिजेंट तरह से सीन्स शूट किए गए ना, उसकी वजह से भी ड्रामा बहुत ज़बरदस्त बन जाता है। जिसका मतलब आप अगर ये चीज़ नोट करो कि जो आपका कैरेक्टर है परिज़ाद का, ठीक है, शुरू शुरू का जो सारा उसका स्पेल है, जब ऑफ कोर्स ही इज़ अ नोबडी, अब कहने को आपका प्रिंसिपल कैरेक्टर है, ऑफ कोर्स अगर वो मूव कर रहा है थ्रू स्ट्रीट्स क्राउड में से सब चीज़ें, तो जाहिर है आप उसको फॉलो कर रहे हो कैमरा को, मगर वो कैमरा इस तरह से उसको फॉलो कर रहा है कि कहीं ना कहीं वो क्राउड में गुम है। मतलब कैमरा उस पर होते हुए भी कैमरा उस पर नहीं है। जिस तरह से आप एक कह सकते हो दूर से उसको शूट किया जा रहा होगा, या जिस तरह से कि वाकई आपको लगेगा कि अच्छा एक रेगुलर फोक ही सड़क पे चल रहा है, ठीक है, ये बहुत ज़बरदस्त तरह से इन्होंने किया है। सिमिलरली मतलब अगर आप जब बाद में जब वो सेठ बन जाता है और सब चीज़ें पीजी मीर बन जाता है जिस तरह से हम उसको कह रहे हैं, वहाँ पर इतने सारे इस तरह के शॉट्स हैं जो कैसे नीचे की तरफ से लिए गए हैं टू शो कि अच्छा ये एक टावरिंग प्रेजेंस है, अब जरा उसका स्टेटस एलिवेट हो गया है, और इस तरह की तो बहुत इस तरह की ज़बरदस्त क्रिएटिव चॉइसेस इन्होंने ली हैं। सिमिलरली मुझे एक सीन मतलब इस तरह से भी याद है कि जो जब ये अपने भाइयों के साथ रहता होता है, तो वहाँ पर जो उसका स्टोर वाला कमरा होता है, वहाँ पे तो खैर अनगिनत ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे मैं यूँ थी यार क्या खूबसूरत लाइटिंग हुई हुई है इस सीन की। Truly. लेकिन वन ऑफ देम रियली स्टूड आउट टू मी, जहाँ पे एक सेहन से उन्होंने शॉट लिया हुआ है और आपको कोने में दरख्त के पीछे उसका कमरा नज़र आता है परिज़ाद का, उसमें से मतलब लाइट जल रही है, छोटी सी खिड़की में आपको ना परिज़ाद खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। वो इतना खूबसूरत एक तो मुझे लगा इसलिए भी क्योंकि उस पॉइंट पे स्टोरी में मतलब उसका घर पे भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है कि अच्छा अब तुम कुछ कमाना शुरू करो, रोज़गार का प्रॉब्लम चल रहा होता है, और सिमिलरली नाहीद के साथ भी जो सारा ज़ाहिर है वहाँ पे मसला बन जाता है। तो जिस तरह कैरेक्टर कॉर्नर्ड है उसकी बिल्कुल दिखाया हुआ है कि अच्छा ही इज़ नो बडी एट दैट पॉइंट, तो वो और स्पेशली जैसे हम बॉक्स के अंदर उसको बॉक्स विद इन अ बॉक्स के अंदर एक कैरेक्टर खड़ा हुआ है, तो उससे आपको फील होता है कि वाकई कैरेक्टर केज्ड भी कितना है कि उसको कोई नहीं उसकी वर्थ जानता है इस पॉइंट पे। तो आई थिंक बहुत ही इंटेलिजेंट इस तरह की कुछ चॉइसेस ली गई हैं जो कि मुझे लगता है कि वाकई बहुत क्रेडिट जाता है यहाँ पे एहसन कश्मीरी को, जिन्होंने डीओपी हैं इस प्रोजेक्ट के, ज़बरदस्त काम किया अभी। नहीं बिल्कुल, और मैं बताऊँ सिनेमाटोग्राफी तो ज़बरदस्त है, इवन जो सेट डिज़ाइन भी है वो भी इतना ज़बरदस्त है कि उन्होंने लोअर स्टेट ऑफ सोसाइटी से लेके हायर स्टेट ऑफ सोसाइटी सारे कवर किए हैं, लेकिन कोई भी ना जगह आपको आउट ऑफ कैरेक्टर आउट ऑफ प्लेस नहीं लग रही हुई कि अच्छा यार। और बहुत सारी लोकेशन ना काइंड ऑफ न्यू भी है, या एटलीस्ट उनकी जो प्रोडक्शन डिज़ाइन उन्होंने किया ना वो इट काइंड ऑफ गेव इट अ वेरी न्यू काइंड ऑफ फ्लेवर। तो सेट डिज़ाइन तुम ले लो, उसके अलावा लाइटिंग भी फिर उसके हिसाब से उन्होंने की होगी, जहाँ एंग्स्ट दिखाना है, स्पेशली वो जो पियानो और रेन वाला जो सारा सीन होता है इसमें परिजाद कर रहा होता है, बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग हुई हुई है और सेट डिज़ाइन भी बहुत अच्छा हुआ है। अच्छा, इसी के साथ मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर मेरी अक्सर दुखती रग होती है कि हमारे ड्रामों के ट्रेलर्स अच्छे कट नहीं हुए होते, हमारे ड्रामों के पोस्टर्स, मोशन पोस्टर्स, ये जो सब मार्केटिंग कोलेटरल होता है बहुत ही बेकार तरीन किस्म का ना, एक ही पोज ऐसे शादी पोजेस मैंने इन्होंने कर लिया था।
परिज़ाद का कंपैरेटिवली बहुत अच्छा बना हुआ है, कंपैरेटिवली मैं कहूँगी, मतलब इट्स नथिंग इंस्पायरिंग, मगर बहुत कदरे बेहतर। उन्होंने हर कैरेक्टर को एक अलग पोस्टर भी दिया, परिज़ाद के भी 2-3 हमें वेरिएशंस पोस्टर्स दिए हैं। लेकिन आयशा जो अरेबिक में डब हुआ है ना परिज़ाद, उसका जो पोस्टर है यार वो मुझे इतना अच्छा लगा। मैंने कहा यार ये कितना ज़बरदस्त पोस्टर लग रहा है। मैंने कहा मैं इसको थंबनेल बनाऊंगी, ये डिज़र्व करता है कि इसका थंबनेल बने। नहीं, इट वॉज ट्रूली आउट क्लास। आई रियली विश कि हम लोग भी इस तरह के थोड़े से ना मॉडर्न कॉम्पोजिशंस, थोड़े से कुछ एक्सपेरिमेंटल करें, क्योंकि ना बहुत ही बेकार हमारे पोस्टर डिज़ाइंस होते हैं, लेकिन परिज़ाद में वो चीज़ है। और आई थिंक इसी के साथ हमने आई थिंक सारे जो हमारे पॉइंट्स थे वो हमने कवर किए। एंड आई नो देयर इज़ लाइक ज़िलियन अदर थिंग्स जिसके बारे में बात की जा सकती है। परिज़ाद तो समंदर है आयशा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त आइडियाज़ का, कॉन्सेप्ट्स का, खैर जितनी बात की जाए कम है। लेकिन हमने जो जो हमारे पास पॉइंट्स हैं हमने उसको डिस्कस किया। और मैं यही एंड में आई थिंक नोट कहना चाहूँगी कि ये ड्रामा इन सब चीज़ों की वजह से क्लासिक है, ठीक है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि वो परिज़ाद ठीक है 1 हिट वंडर, अब हम जी इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। यू डोंट हैव टू रेप्लिकेट इट, बट यू कैन डाइसेक्ट, और हमारी कॉन्वर्सेशन भी आप सुन सकते हैं ये देखने के लिए कि व्हाट मेक्स परिज़ाद सो स्पेशल। राइटिंग, डायरेक्शन, एक आर्टिस्टिक विजन के साथ ड्रामा बना है और अपना 100% दिया गया है, ठीक है। कहीं पे भी आपको ड्रामा ऐसा नहीं लगता कि अच्छा हाँ, कहीं ठीक है हिट एंड मिस, कहीं के ड्रैग, वो सब चीज़ें छोटी बहुत होती रहती हैं ड्रामाज में, मगर एक ओवरऑल एक प्रोडक्ट होता है ना, उसको आप रेकमेंड कर सको। देखो डबिंग हुई है, कितने % माई ड्रामास को इंटरनेशनल क्लेम मिलता है, ये उनमें से एक है, क्योंकि ये स्टोरी यूनिवर्सल है। इसमें कुछ अच्छी चीज़ें उन्होंने इस्तेमाल की हैं, इंटेलिजेंटली बना हुआ है, जिस वजह से ना कहते हैं ना कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि ना हमेशा याद रहेगा, ठीक है। और इसके साथ देयर इज़ अ लॉट टू लर्न फ्रॉम इट एज वेल, नॉट एज ओनली अ सिनेफिल एंड अ फिल्म मेकर, बट ऑल्सो एज एन ऑडियंस देयर इज लाइक गजिलियन थिंग्स टू लर्न फ्रॉम इट। और आई थिंक इसी के साथ मैं फैम से भी पूछना चाहूँगी कि आप लोगों ने परिज़ाद देखा है कि नहीं देखा। इफ़ यू आर न्यू टू पाकिस्तान टेलीविजन एंड इफ़ यू वांट टू वॉच परिज़ाद, डू वॉच। हम लोग 100% रिकमेंड करते हैं, इट्स वन ऑफ आवर क्लासिक्स, तो ज़रूर देखिए। और हम लोग परिज़ाद पे एक प्रॉपर कैरेक्टर स्पॉटलाइट लेकर आने वाले हैं, वेरी वेल डिज़र्व्ड, वो भी आप ज़रूर देखिए और हमें बताएं आप लोगों को कैसी लगी। और इसी साथ हम लोग आप लोगों को टाटा बाय बाय करते हैं। नेक्स्ट हमारा कट टू कट भी इक्वली बहुत इंटरेस्टिंग ड्रामा पे होने वाला है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड टिल देन टेक केयर। टेक केयर।